हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि पेपर 4 एमपीपीएससी के केस स्टडी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे, एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे कि जो केस स्टडी आती है एमपीपीएससी मेंस के पेपर में, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है और वो किस टाइप के क्वेश्चन जो है केस स्टडी के रूप में आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो उसी को देखते हैं इस वीडियो में, केस स्टडी को। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न जो है वो कैसे बन सकता है केस स्टडी से रिलेटेड मेंस के पेपर में। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। देखते हैं कि आप अनाप शनाप ना सहने वाले एक ईमानदार अधिकारी हैं। ऐसे यानी कि क्वेश्चन यदि ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, तो चूंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं एक एमपीपीएससी, जिसमें एक आप अधिकारी के रैंक पे आपकी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है, या हो सकती है परीक्षा पास करने के बाद। तो ऐसी स्थिति में जब केस स्टडी में आपको सामने रखा जाएगा और आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि इसमें पूछा गया है कि आप अनाप शनाप ना सहने वाले ईमानदार अधिकारी हैं और आपका तबादला एक सुदूर जिले में एक ऐसे विभाग के रूप में कर दिया गया है जो अपनी अदक्षता और संवेदनहीनता के लिए कुख्यात है ना। और आप पाते हैं कि इस घटिया कार्य स्थिति का मुख्य कारण कर्मचारियों के एक भाग में अनुशासनहीनता है। वे स्वयं तो कार्य नहीं करते हैं और दूसरों के कार्य में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। सबसे पहले आप अपने उत्पातियों को सुधर जाने की, अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाही का सामना करने की चेतावनी देते हैं। जब इस चेतावनी का ना के बराबर असर हुआ, तब आपने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। यानी क्या है कि मान लीजिए कि आप एक अधिकारी के, आपसे पूछा क्या जाएगा कि आप मान लीजिए कि एक अधिकारी आप बन जाते हैं, ठीक है, एग्जाम पास करने के बाद। तो और आपका जो है तबादला यानी कि ट्रांसफ़र एक ऐसे ज़िले में जो दूर दराज के इलाके में कर दिया जाता है, जहाँ पर जो है वहाँ का विभाग, जिस विभाग में आपका किया जाता है ट्रांसफ़र, तो उस विभाग में जो है अदक्षता लोगों में है और संवेदनहीनता बहुत ही प्रसिद्ध है कि वहाँ के लोग असंवेदनहीन टाइप के हैं, ठीक है। और घटिया कार्य स्थिति के लिए वो विभाग जो है जाना जाता है और वहाँ के कर्मचारियों में अनुशासन भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति है उस विभाग की जहाँ पर आपको जो है क्या किया गया है, ट्रांसफ़र आपका किया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या पता चलता है कि इस विभाग में, जब आप उस विभाग में जाएंगे तो देखेंगे कि जो कुछ लोग हैं वहाँ पर जो कार्यरत, तो वो खुद तो कार्य करते नहीं हैं और दूसरों को भी कार्य करने नहीं करने देते हैं, और यदि कोई करता भी है काम तो उसमें गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको ये पता चलता है, तो आप या तो उन्हें सुधर जाने के लिए कहेंगे, और यदि जब सुधर जाने के लिए आप कहते हैं, ठीक है, और उसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो तब आप उन्हें, व्यक्तियों को जो कि गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं काम करने में, ठीक है, तो आप उनको क्या करते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं एज अ ऑफिसर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद क्या होता है, इसके बदले के रूप में उन्होंने, यानी कि जो कर्मचारी हैं जिनके लिए आपने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इसके बदला लेने के लिए वो कर्मचारी क्या करते हैं, अपने बीच की ही एक महिला कर्मचारियों को आपके विरुद्ध महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की एक शिकायत दायर करने के लिए भड़का देते हैं। और आयोग जो है उसने तुरंत आपका स्पष्टीकरण मांगा और आपको इसके आगे भी लज्जित करने के लिए मामला मीडिया में भी प्रसारित किया गया। और इस स्थिति से निपटने के विकल्पों में से कुछ निम्नलिखित हो सकते हैं। यानी क्या है कि जब ये जो कर्मचारी जिनके खिलाफ आपने जो कारण बताओ नोटिस एज अ ऑफिसर जारी किया था, तो वो कर्मचारी क्या करते हैं, आपका विरोध करते करते वो एक महिला कर्मचारी जो कि उन्हीं उसी विभाग में कार्यरत है, उनको भड़का देते हैं कि आपके विरुद्ध वे जा करके कंप्लेन दर्ज करा दें, ठीक है, महिला यौन उत्पीड़न के लिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो आयोग है, ठीक है, वो क्या करता है, आपसे स्पष्टीकरण मांग लेगा। और ऐसी स्थिति में जब वो महिला यौन उत्पीड़न का आपके ऊपर जो है एक प्रकार से विरुद्ध, आपके विरुद्ध जो है क्या करती है, आरोप लगाती है, तो उसके बाद आरोप को और ज़्यादा सिद्ध करने के लिए और आपको और ज़्यादा जो है लज्जित करने के लिए क्या करती है, अपनी बातों को मीडिया तक फैला देती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की जो सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने, जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, तो यही ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है आपके आसपास समीप में, ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में निपटने के लिए, ऐसी स्थिति से
क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें प्रश्न में कुछ आपको विकल्प भी दिए जाएंगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनमें से कुछ विकल्प जो हैं उनमें से आप क्या चुनेंगे। जैसे कुछ विकल्प दिए हैं कि आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए और अनुशासनिक कार्यवाही पर नरमी बरतिए। पहला तो ये विकल्प दिया गया है। दूसरा है आयोग को नज़रअंदाज कर दीजिए और अनुशासनिक कार्यवाही को मजबूती से आगे बढ़ाइए। और तीसरा विकल्प क्या है, अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए और उनसे निर्देश मांगिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। तीन विकल्प तो ये प्रश्न में आपको मान लीजिए तीन है या फिर चार है, कई बार चार भी देता है। तो ऐसे विकल्प सुझा दिए जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको दे दिए जाएंगे। तो अब आपसे डिटेल में आपको ये देना पड़ेगा उत्तर इसका कि आप इन विकल्प में से कोई विकल्प यदि चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, क्या कारण है, और यदि नहीं चुन रहे हैं तो क्या कारण है, ठीक है। ये चीज़ें आपको उत्तर में इसका जवाब देना पड़ेगा। और कोई जो अलग से भी यदि आप कुछ अपने तरफ से कुछ जो है जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें बताया गया कि कोई अन्य संभव विकल्प सुझाइए। यानी कि यदि इन तीनों विकल्पों में से आपको कोई विकल्प नहीं चुनना है और यदि आप अधिकारी के रूप में कोई और विकल्प आपके पास है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो उस विकल्प को आप बता सकते हैं, ठीक है, उत्तर के रूप में। और सभी का मूल्यांकन कीजिए और अपने कारण बताते हुए सबसे अच्छा विकल्प स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो मूल्यांकन करना है, ठीक है, क्या करना है मूल्यांकन, कि जो ये विकल्प दिए हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनका मूल्यांकन करना है कि क्या इनमें से कोई विकल्प चुना जा सकता है, ठीक है। और यदि नहीं चुना जा सकता तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि चुना जा सकता है आपके द्वारा, ठीक है। तो उसी को हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। जैसे तीन विकल्प दिए गए हैं तो इसमें से हम एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले उत्तर के रूप में क्या देखें, इस स्थिति में दिए गए तीनों विकल्पों से संबद्ध मेरा मूल्यांकन निम्नलिखित है। यानी कि जब मैंने एज अ ऑफिसर अधिकारी के रूप में मैंने इन तीनों विकल्पों को देखा तो मैं क्या सोच सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पहला विकल्प का क्या है, तो पहले विकल्प में आयोग को स्पष्टीकरण देने की बात उचित है क्योंकि वह मेरी वैधानिक जवाबदेही बनती है। किंतु इस विकल्प का दूसरा पक्ष उचित नहीं है जो कहता है कि अनुशासनिक कार्यवाही पर नरमी बरतनी चाहिए। अगर मैं अनुशासनिक कार्यवाही में ढील दूंगा तो इससे असामाजिक तत्व भविष्य में ऐसी और हरकतें करने के लिए प्रेरित होंगे। क्या है कि जो पहला विकल्प दिया है इसमें कि आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए और अनुशासनिक कार्यवाही पर नरमी बरतिए, ठीक है। तो जो आप अधिकारी के रूप में यदि उत्तर लिखते हैं तो पहले विकल्प में रूप में क्या लिख सकते हैं कि आयोग को आप स्पष्टीकरण देने के लिए पहले विकल्प में कहा गया है, तो ये बात संभवतः उचित है जो कि वैधानिक तौर पर जवाबदेही बनती है। यानी कि चूंकि आप एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं तो यदि कोई भी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा या वरिष्ठ अधिकारी या, ठीक है, आपके आयोग द्वारा यदि आपसे किसी विषय में आपसे जो है यदि स्पष्टीकरण मांगा जाता है, ठीक है, जैसा कि मान लीजिए ये आरोप लगा है तो उसी के संबंध में आयोग द्वारा यदि स्पष्टीकरण मांगा गया है तो ये आप जो है वैधानिक रूप से बाध्य हैं उत्तर देने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए, ठीक है। तो ये विकल्प उचित है कि आप उसको जवाब देंगे आयोग को, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पक्ष इसमें दिया गया है, पहले विकल्प का दूसरा पक्ष जिसमें कहा गया है कि अनुशासनिक जो कार्यवाही है उसको नरमी बरतनी चाहिए, यानी कि अनुशासनिक कार्यवाही करने में या तो नहीं करना चाहिए या थोड़ी बहुत मान लीजिए करके छूट दे देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरा पक्ष जो है पहले विकल्प का वो पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यदि जो अनुशासनिक कार्यवाही जो कि की जानी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जिनके जिनके द्वारा गलत आरोप लगाए गए हैं, तो यदि अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि भविष्य में ये लोग और भी गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करें या फिर आपको नहीं तो किसी और अधिकारी को फंसाने की कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति में जो है अनुशासनिक कार्यवाही ना करने का जो विकल्प है फर्स्ट में सेकंड पक्ष, तो वो पूरी तरह से गलत है, ठीक है, जो कि एक अधिकारी के रूप में आपको नहीं चुनना चाहिए। अब दूसरा विकल्प जो दिया गया है, दूसरा विकल्प क्या था, तो दूसरा विकल्प है कि आयोग को नज़रअंदाज कर दीजिए यानी इग्नोर कर दीजिए और अनुशासनिक कार्यवाही को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। तो दूसरे विकल्प को हम चुन सकते हैं या नहीं, तो इसके उत्तर के रूप में क्या है कि दूसरे विकल्प का पहला पक्ष गलत है क्योंकि वह कहता है कि मैं आयोग को नज़रअंदाज कर दूं। यानी कि जो दूसरा विकल्प है उसमें ये कहा जा रहा है कि आयोग को नज़रअंदाज कर दीजिए, जो कि जो है संभव नहीं है क्योंकि क्योंकि आप एक अधिकारी एक लोक सेवक हैं
तो आपको वरिष्ठ जो अधिकारी के द्वारा यदि कोई भी चीज़ें जानकारी या फिर स्पष्टीकरण या भी जो भी आरोप के संबंध में तथ्य मांगे गए हैं तो वो चीज़ आप उसके लिए बाध्य हैं, वो आपको देना पड़ेगा, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये दूसरे विकल्प का जो पहला पक्ष है वो पूरी तरह से गलत है, और लोक सेवक होने के नाते संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है, जिससे पीछे हटना अनुचित होगा। यानी जैसा कि मैंने वही बताया कि लोक सेवक चूंकि आप हैं एक, तो यदि कोई भी वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा यदि कोई जानकारी मांगी जाती है तो आप संवैधानिक रूप से और वैधानिक रूप से बाध्य हो उस जानकारी को देने के लिए, ठीक है। किंतु इस विकल्प का दूसरा हिस्सा उचित है, जो कहता है कि अनुशासनिक कार्यवाही को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है, उसमें जो उसका दूसरा पक्ष है जिसमें कहा गया है कि मतलब वैधानिक जो कार्यवाही अनुशासनिक वो कड़ाई से करनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि जिसमें दूसरे विकल्प के दूसरा पक्ष में कहा गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही कर्मचारियों के प्रति कर्मचारियों के खिलाफ जो है विरुद्ध करनी चाहिए जिनके द्वारा झूठे या गलत आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। तो एक पक्ष तो ये कहता है कि नज़रअंदाज कर दिया जाए किसको, आयोग को, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है, एक लोक सेवक के रूप में। और लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि अनुशासनिक कार्यवाही मजबूती के साथ की जानी चाहिए, तो ये दूसरा पक्ष जो है इसका सही है, ठीक है। इस प्रकार से अब जो तीसरा विकल्प सुझाया गया है, तीसरा विकल्प में क्या है कि आप अपने उच्च अधिकारियों को संक्षेप में अवगत करा दीजिए कि उनसे निर्देश मांगिए और उनके अनुसार कार्य कीजिए। अब तीसरा विकल्प किस प्रकार से किया जाना चाहिए उत्तर रूप में, ये चुना जाना चाहिए या नहीं, तो इसको देखते हैं। तो तीसरे विकल्प का पहला भाग उचित है, अर्थात मुझे अपने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि उनका विश्वास मुझ पर बना रहे, ठीक है। यानी कि जो तीसरे विकल्प में कहा गया है कि आप अपने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से जो भी आरोप वगैरह है, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कर्मचारियों द्वारा, उससे जो है अपने आयोग के संबंधित जो अधिकारी होंगे उनको अवगत कराना चाहिए। तो तीसरे विकल्प का जो पहला पक्ष है वो तो सही है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है, तीसरे विकल्प का जो दूसरा हिस्सा जिसमें जो कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि आप अधिकारियों से निर्देश मांगें, ठीक है, कार्यवाही करने के लिए। तो ये पूरी तरह से सही इसलिए नहीं है कि यदि जैसे मान लीजिए कि आपको एक ऑफिसर के रैंक पर आपने एक, चूंकि आप एक परीक्षा पास करके आए हैं, इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आए हैं, लोक सेवक के रूप में चुने गए हैं, तो आपको यही परीक्षा में आप से पूछा जाता है कि भाई आपको जब चुना जा रहा है तो क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में यदि मान लीजिए कि कोई भी जो निर्णय लेना है, छोटी छोटी जो निर्णय है या फिर बड़े निर्णय हैं, यदि आप वो लेने में सक्षम नहीं हैं तो फिर आप इस लोक सेवक के रूप में इतनी बड़े जो है पद पे बैठने के लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो तीसरे विकल्प का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों से निर्देश लेना है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगी मानसिकता लोगों की कि ये तो जब अपने निर्णय नहीं ले सकता तो ये अपने जो है क्षेत्र की आने वाली जनता के प्रति क्या निर्णय ले पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी निर्णय यदि आपको लेना है तो वो अपने विवेक से लेना है, ठीक है, ना कि अपने उच्च अधिकारियों के प्रति थोप के कि आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पलायन की मानसिकता बढ़ेगी, यानी कि लोगों को ये लगेगा कि आप अपनी जो है निर्णय स्वयं नहीं ले सकते, वो दूसरों को सौंप देते हैं कि भाई दूसरा कोई जो बताएगा मैं वो करूँगा। तो ये भी कंडीशन जो है सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड ऑप्शन का सेकंड पार्ट जो है वो पूरी तरह से गलत है, ठीक है। इसके बाद जो है यदि मेरे पास इन तीनों विकल्पों के अलावा मेरे पास यदि कोई विकल्प अदर अलग से है जिसे मैं पूरी तरह से लागू करना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो मतलब अपने तरीके से कोई जवाब देना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो तीनों विकल्प के अलावा जो है मेरे दृष्टिकोण से इस स्थिति को सुलझाने के लिए निम्नलिखित विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी कि मेरे हिसाब से, यानी कि यदि आप हैं इस कंडीशन में तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम अपने परिवार तथा उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराना तथा उन्हें विश्वास में लेना। यानी कि ऐसी कंडीशन यदि आ जाती है आपके सामने, कोई भी है, कोई भी अधिकारी के रैंक पे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो ऐसी कोई यदि सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले कंडीशन से पूरे अपने परिवार और अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको सिचुएशन से क्या करना है, अवगत कराना है कि क्या कैसी कंडीशन थी जिसके वजह से मेरे द्वारा मैंने क्या उनके ऊपर एक्शन लिया, जिसके विरोध में उनके द्वारा क्या मेरे खिलाफ जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए गए।
तो ऐसी कंडीशन में अपने परिवार और अपने जो उच्च अधिकारी हैं, हाई रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, उनको स्थिति से क्या करवाना है, रूबरू करवाना है और उन्हें अपने विश्वास में लेना है कि भाई जब मेरे पास ऐसी कंडीशन थी, जब लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो ऐसी कंडीशन मैंने उनसे जो है कारण बताओ नोटिस के तहत जवाब मांगा, जिसके विरोध में उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगाए गए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आप कह सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट मीडिया को गलत जानकारी दिखाने के संबंध में नोटिस भेजना और कोशिश करना कि मीडिया मेरा पक्ष भी दिखाए। यानी कि जो मीडिया के द्वारा गलत जानकारी उन आरोपियों के कहने पर जो है दिखाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मीडिया को जो है नोटिस जारी कर सकते हैं कि आपने बिना जो है चीज़ों की गंभीरता जाने या फिर चीज़ों को परखे हुए या फिर सही साबित हुए बिना आप कैसे मीडिया में उस चीज़ को फैला सकते हैं, ऐसा आप नोटिस जारी कर सकते हैं मीडिया को एज अ ऑफिसर। ठीक है। और मीडिया को ये भी बताना पड़ेगा, मीडिया को ये भी आप कहेंगे कि आप मेरा भी पक्ष रखिए, मेरा भी पक्ष जानिए, ना कि एक पक्ष जो है एक पक्षी कार्यवाही करिए। ठीक है। इस प्रकार से आप मीडिया को समझा सकते हैं। इसके बाद आयोग को पूरी ईमानदारी से स्पष्टीकरण भेजना, यानी कि जो पूरा मामला है या पूरा सिचुएशन है, जो भी जैसी कंडीशन है, किस प्रकार से आपने क्या किया और उसके विरुद्ध में उन लोगों के द्वारा, अपराधियों द्वारा या फिर उस महिला द्वारा क्या आरोप लगाए गए, इस सभी के संबंध में आपको अपने आयोग जो है उसको स्पष्टीकरण भेजना चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, चीज़ें जो है स्पष्ट होंगी और आयोग को भी जो है क्लियरिटी मिलेगी कि आपका पक्ष भी किस प्रकार से सही है। ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसके बाद जो है सत्य पर आधारित ऐसे प्रमाण जुटाना जो साबित करे कि महिला का आरोप झूठा है। यानी कि जो सत्य पर आधारित क्या, कि जो महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं, चूंकि वो तो पूरी तरह से आपको पता है कि गलत है। ठीक है। आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपको ऐसे सबूत जुटाने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा जिससे ये साबित हो सके कि आपके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं महिला के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा पूरी तरह से जो है झूठे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है जो सबूत के रूप में चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और एक और पॉइंट क्या है, भविष्य में सावधानी बरतना कि ऐसे आरोप ना लग सकें, और ऑफिस के दरवाजे में पारदर्शी शीशा लगवा देना या अपने कैबिन के भीतर सीसीटीवी लगवाना, इसके उपाय हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि इस बार आप पूरी तरह से चीज़ों से बच भी जाएं। ठीक है। आरोप लग जा रहा है आपसे और आपने अपना स्पष्टीकरण देखा और सबूत वगैरह इकट्ठा करके आयोग को भेज दिया कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन थी और ये सबूत है कि आरोप जो है झूठे हैं। लेकिन भविष्य के लिए भी आपको ऐसी चीज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा। कि आप कैसे सतर्क रह सकते हैं, तो आप आपका जो कैबिन है उसमें पारदर्शी शीशा लगवा सकते हैं, जिससे यदि कोई भी चीज़ हो तो कोई सामने वाला व्यक्ति भी उस कमरे के अंदर हो रही चीज़ों को देख सके। कोई दूसरा व्यक्ति मान लीजिए देख रहा है तो वो भी देख सके कि क्या कोई गलत हो रहा है कि नहीं। ठीक है। इसके बाद आप अपने कमरे के अंदर या आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सीसीटीवी यदि कैमरा आपके द्वारा लगवा दिया जाता है तो कोई भी गलत यदि चीज़ें घटना घटित होती हैं, यदि कोई झूठा आरोप लगाता है तो उससे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चीज़ों को जल्दी से जल्दी वेरीफाई कर लिया जाएगा कि लोग जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच हैं कि झूठ हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भविष्य में आप सावधानी बरत सकते हैं, आरोप लगने से, किसी के द्वारा गलत आरोप लगाए जाने से बच सकते हैं। तो जो इस प्रकार से ये हमने केस स्टडी सॉल्व की है, तो इस प्रकार के जो है मेंस में आपसे केस स्टडी के बारे में पूछा जाएगा और कुछ आपको विकल्प दिए जाएंगे और संभवतः आपसे ये भी कहा जाएगा कि यदि आप विकल्पों से सहमत नहीं हैं तो आप अपने स्तर पर बताएं कि आपको उस सिचुएशन में यदि आप हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी केस स्टडीज़ जो है अलग अलग टाइप की, वो अलग अलग वीडियोस में के माध्यम से मैं एक एक करके केस स्टडीज़ बताता जाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि यदि केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट जो केस स्टडी पे डिस्कस करेंगे जो कि किसी अन्य टॉपिक पर होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।